So, good evening, everyone. What I'm going to today is I will explain you, try to explain you aerodynamics. These notes are from Professor Van Buren. Uh, so let's start. तो फिर हाँ अब हम हिंदी में शुरू करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सब कुछ हिंदी में बताने की, क्योंकि उनके लेक्चर्स इंग्लिश में हैं और शायद किसी को मुश्किल है या शायद हो तक कुछ चीज़ ना समझ आए। आप चाहें तो इसे एक रिवीजन की तरह भी ले सकते हैं। लाइक आपने एक बार उनसे इंग्लिश में समझ लिया तो आपको नॉलेज तो आ गई काफ़ी, पर याद रहेगी एक सवाल रह जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं एक प्रकार का रिवीजन जो हिंदी में रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरोडायनेमिक्स। तो प्रोफेसर बोरेन ने काफ़ी ढंग की चीज़ें बताई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना होता है उनसे रिलेट करूँ, मतलब उनके ही हिसाब से चीज़ें बताऊँ। कुछ गलती हो सकती है तो आप प्लीज़ बताइएगा कि कुछ भी चीज़ अगर मिस आउट हो जाए या फिर आपको लगेगी और बेटर हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एरोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एरो एक शब्द देख सकते हैं और एक देख सकते हैं डायनामिक्स। तो डायनामिक्स का मतलब क्या है? डायनामिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मूवमेंट होती है एक्चुअली, और एरो से आप ये समझ सकते हैं। तो हम बेसिकली समझना चाह रहे हैं एरोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या समझना चाह रहे हैं कि हवा के अंदर यदि कोई चीज़ मूव करे, कोई चीज़ अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, तो उस मूवमेंट की स्टडी को हम एरोडायनेमिक्स कहते हैं। पर हमें हवा में ही क्यों, मतलब हवा को ही क्यों स्टडी करना है, मतलब हम एयर को ही क्यों स्टडी कर रहे हैं? लाइक ये सब तो फ्लूइड डायनेमिक्स से आता है ना। ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम फ्लूइड डायनेमिक्स इट सेल्फ। तो हम एयर को ही इसमें क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? इसका सिंपल रीज़न है कि ऑन अर्थ वी यूजुअली फाइंड टू फ्लूइड्स और वी यूज टू इनकाउंटर टू फ्लूइड्स। हम अक्सर दो ही तरल पदार्थ का सामना करते हैं ज़्यादातर समय पे अक्सर। डैट इज़ एक आपका वाटर हो गया, जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं आगे जाके या हाइड्रोडाइनमिक्स, और एयर के लिए होता है एरोडाइनमिक्स, क्योंकि ये दो हम ज़्यादातर तरल पदार्थ है जिसका हम सामना करते हैं। तो अभी हम लोग एरोडाइनमिक्स यानी कि हवा की तरफ थोड़ा अपना रुख मोड़े हुए हैं और अभी हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। पर फिर भी थोड़ा सा आपको बीच में अंतर बता देते हैं दोनों के बीच का। ये है कि जो पानी होता है ना, वो इनकम्प्रेसिबिलिटी शो करता है। बेसिकली इनकम्प्रेसिबल नहीं है, वाटर कांट बी सेड टू इनकम्प्रेसिबल, बट इट इज़ यूजली जनरली कंसेंट। इसका जो हिंदी में बताते हैं ना, अक्सर माना जाता है। गलती हो गई थी, मैं इंग्लिश में बोलने लग गया, दैट्स माई मिस्टेक। तो ऐसा माना जाता है अक्सर ना, मतलब पानी को ऐसा माना जाता है कि ये इनकम्प्रेसिबल है, या फिर आप कह सकते हो लेट करना यानी कि मान लिया जाता है कि इनकम्प्रेसिबल है। क्यों माना जाता है? एक तो कुछ हद तक इसका ज़्यादातर केस में इनकम्प्रेसिबिलिटी शो कर देता है, यानी कि कुछ कुछ इनकम्प्रेसिबल ही लगता है। इनकम्प्रेसिबल यानी कि ऐसा जिस पे यदि आप दबाव बनाए तो फिर उसके वॉल्यूम यानी कि उसकी आप कह सकते हैं, लाइक आप मान लीजिए ऐसा कुछ एक क्यूब है, ठीक है, ऐसा कुछ, लेट जस्ट चेंज द पेन, या ऐसा करके एक क्यूब है, ठीक है। अब इस पर आपने इधर से एक फोर्स एक्सर्ट किया, तो कायदे से ये जो है डिफॉर्म होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए सर? ये डिफॉर्म होना चाहिए। बट पानी में ऐसा कम देखने को मिलता है। लाइक डिफॉर्म काफ़ी रेयरली आते हैं इसके अंदर डिफॉर्मेशन, या फिर आते हैं तो निग्लिजिबल आते हैं, बहुत कम आते हैं। इसलिए ये से ऐसा आप कह सकते हैं माना जाता है कि पानी इनकम्प्रेसिबल है। इससे फ़ायदा क्या होता है हमें? हमारे लिए कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हो जाती हैं, हमें हर बार वॉल्यूम चेंज नहीं निकालना पड़ता। तो कुल मिला के कैलकुलेशन आसान होती है, आसानी से हम लोग चीज़ों को हल कर पाते हैं, इसलिए इसको इनकम्प्रेसिबल माना जाता है। एक ये चीज़ पानी देता है। अगला क्या है कि पानी हैवी होता है, तो वो ना एक बॉयंसी ऑफर करता है हमें, यानी कि अपने आप ही वो चीज़ों को ऊपर फेंकने की कोशिश करता है अनटिल अनलेस वो बहुत भारी हो। तो इतना फ़र्क है। वहीं पर हम एयर की बात करें, एयर हमें अपने आप कोई फोर्स नहीं दे देती है, हमें वो फोर्स निकालनी पड़ेगी जो हमें ऊपर की तरफ धकेले। मतलब ये देखो, हम नीचे हैं, वो ग्रेविटी के कारण है, ठीक है। हमें एयर यानी कि वो फ्लूइड जो है ना, हवा, ये हमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रही है चीज़ों को ऊपर करने के लिए। वहीं पर अगर हम पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वो बेसिकली आप कह सकते हो ना, ग्रेविटी को अपोज करके भी हमें चीज़ें मतलब ऊपर तैरा देती है बहुत बार। और बॉडी, आपको पता होगा कि अगर ह्यूमन अभी डूबता है तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसकी बॉडी पर तैरती मिल जाती है। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि यार पानी अपने आप में ही हमें फोर्स दे देता है। वाटर हैवी है, बॉयंसी हमें दे देता है, और इनकम्प्रेसिबल है। ये बस ये दो अंतर है, वरना ज़्यादातर वैसे सेम सेम सही होता है। आपको सिमिलर लॉस एक साथ रन करते हुए दिख जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हम ये तो समझ गए एरोडायनेमिक्स है क्या और एरोडायनेमिक क्यों पढ़ा जाता है। अब एरोडायनेमिक्स कैसे पढ़ा जाता है, अब हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे। व्हाट कैन आई डू विद एरोडायनेमिक्स। ओके ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। हाँ, मैं इस क्वेश्चन नहीं बता था, हाउ डू वी स्टडी एरोडायनेमिक्स। वेल ये भी पहले कवर कर देते हैं। व्हाट कैन आई डू विद एरोडायनेमिक्स। तो आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट पे का यूज़ होती है, मतलब ओबियसली हवाई जहाज़ जो उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, उनके ऊपर इसकी स्टडी होती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में भी सही होता है। बेसिकली आप कह सकते हो अच्छा एरोडायनामिक स्ट्रक्चर होगा, साइकिलिस्ट बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ का, कि अगर अच्छा बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होगा ना चीज़ों का, मतलब अच्छा स्ट्रक्चर यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आपकी गाड़ी इस तरीके से डिज़ाइंड होगी कि वो हवा को काट पाए आराम से, उसका मतलब जो फोर्स पड़ रहा है उसको मिनिमाइज़ कर पाए, तो आपका तेल की खपत बचेगी। सीधी सीधी बात, तेल की खपत कैसे बचेगी, इंजन को कम जोर लगाना पड़ेगा धकेलने में गाड़ी को। इसके अलावा यदि आप बेसिकली जिनको जो गाड़ी चलाते होंगे, अगर आप क्लच से थोड़ी देर पैर हटा भी देंगे ना, मतलब क्लच से नहीं, रेस से ओबियसली एक्सेलरेटर से, तो आपकी गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे घटेगी। मतलब देखो वैसे तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली रोल प्ले कर रहा है, पर कुछ कुछ रोल जो है आपकी फ्लूइड भी प्ले करती होती है, मतलब एयर के अंदर एज वेल एज। इसका बेसिकली इतना यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, लाइक अगर आप गाड़ी डिज़ाइन करोगे एरोडायनेमिक्स का ध्यान रखते हैं, पर इतना ज़्यादा भी नहीं। कभी कभार आप एरोडायनेमिक्स को इग्नोर भी करते हैं ताकि गाड़ी ज़्यादा सुंदर दिखे, क्योंकि सबको पता है भाई गाड़ी एक स्टेटस सिंबल है इंडिया के अंदर स्पेशली, तो बिकने के चांस बढ़ जाते हैं उसके। पर वहीं पर यदि हम बात करें फार्मूला वन की या फिर कार रेसिंग की, मतलब जो बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, उनके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जितना होता है उतना ज़्यादा एरोडायनेमिक को मतलब कंसीडर करें, क्योंकि हमें हवा काटने में पिकअप स्पीड ज़्यादा अच्छा देना है। फरारी को पिकअप स्पीड अच्छा देना है, क्योंकि इंजन तो अच्छा लगाएंगे ही, पर अगर एरोडायनेमिक नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखो फरारी यूजली, देखो ऐसा नहीं, फरारी दूसरी टाइप की कार भी बनाता है, पर फरारी जो गाड़ी स्पेसिफिकली शुरू बनाता था शुरू से ही, रेसिंग कार्स या फिर कोई भी रेसिंग कार आप देख लो, किसी भी अच्छे ब्रांड की रेसिंग कार देख लेना, होंडा की भी बनती हैं, तो उन्हें देखना कि वो थोड़ा ना उनमें नीचे गैप बहुत कम होता है एज़ कम, मतलब इसे ग्राउंड क्लियरेंस भी बोलते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ लोग के ग्राउंड क्लियरेंस ही बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होता है दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। जिसके कारण हम देखा होगा कि यार कई करोड़ करोड़ की गाड़ियों की स्पीड ब्रेकर से बड़ी दिक्कत आती है ऐसे ड्राइवर्स को, क्योंकि स्पीड ब्रेकर में वो अड़ जाती है। टायर तो उसे क्रॉस कर सकता है, चढ़ जाएगा उसके ऊपर, पर जो आपकी गाड़ी का पंपर है, इसके अलावा आपकी गाड़ी का जो निचला तली वगैरह जहाँ इंजन वगैरह सेटअप है, इंजन तो नहीं पर पाइपें निकली हुई हैं, वो टकराने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिकली खेल इतना ही है कि अगर आप सीधा सीधा अपनी गाड़ी को काफ़ी कम एरोडायनेमिक ध्यान दोगे तो मतलब पिकअप स्पीड में दिक्कत आती है, तो उन सब के लिए वो लोग जो है नीचे तली के ग्राउंड के काफ़ी कम कर देते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है, बर्नौली काका की मदद हो जाती है, एज वेल एज़ एक और मदद हो जाती है कि जब आपकी गाड़ी बहुत तेज़ चलेगी ना, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगी, तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, गाड़ी पलटा ना खा जाए या गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, उसमें भी काम आती है। देखिए आप यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा कोशिश करते समझाने की। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एक मिनट, लेट जस्ट लाइक दिस, ये जो है काफ़ी लेस होती है, इसे बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। इससे क्या होता है, नीचे हवा जो है आराम से धीरे धीरे ट्रैवल करती है, मतलब इतना ट्रैवल डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ जाता है, स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है, हाई वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, या मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार हाई कैसी, हाँ, तो हाई होती है। पर अगर एक यूजुअल कार की बात करें तो उसका ढांचा कुछ कुछ ऐसा होगा। ये हमारी एक यूजुअल कार है, इसमें देखो इसमें ज़्यादा चेंज आएगा, मतलब ऐसे तो नहीं चेंज होता, ऐसे 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 जाएगा फ्लूइड आपका, ठीक है। तो अगर इसमें अब आप खुद सोचिए कि ऐसे वाले में ये वाला जो एक मैं कलर चेंज कर दूँ ना, अब आप इसको देखिए, बदलाव किसका ज़्यादा है, इस वाले का या इस वाले का। मतलब इसमें आप देखो तो ज़्यादा ऊपर जा रही है ना ये, मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ डिस्टर्बेंस इतना क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ वो टर्बुलेंट फ्लो बनेगा, लैमिनार, वो सब अलग बातें हैं, मतलब अलग नहीं है, वही बातें हैं, पर बाद में हम उसको ढंग से पढ़ सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि यार यहाँ पर ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही है, हवा को ऊपर जाना पड़ रहा है, यहाँ हवा टकरा रही है, यहाँ हवा टकरा नहीं रही है। इससे होगा क्या,
बर्नौली आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर के कारण क्या होता है ना, ये सर्च बार बना दिया इसने, या चेंज इन प्रेशर जो होता है उसके कारण होता क्या है ना कि एक फोर्स एक्सर्ट करती है फ्रॉम, यू कैन से फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एक जो है फोर्स एक्सर्ट करती है। अब नीचे जो है कण धीरे चल रहे हैं, ऊपर कण तेज़ चल रहे हैं, जिसके कारण नीचे जो है बेसिकली आपका कहते हो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ऊपर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि वो ये तेज़ चल रहे जल्दी जल्दी हट जा रहे हैं, तो ऊपर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। उससे क्या होता है, इस दिशा में एक फोर्स लगती है। अब अगर वो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ प्रेशर डिफरेंस क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब बहुत हल्का सा ऊपर उठ के निकल जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स ज़्यादा नहीं है ओवरऑल, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बेसिकली फोर्स कम लग रही है। क्या बोल, मैं शायद पहले भी फोर्स बोल दिया, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसके कारण फोर्स कम लग रही है। वहीं पर अगर हम नॉन एरोडायनामिक गाड़ी देखें जो कुछ कुछ ऐसी से ऐसे ही जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसका ज़्यादा फोर्स जनरेट हो रही है। अब आप समझ पा रहे हो कि अगर हम ऐसे ही ढांचे की गाड़ी बना दें फार्मूला 1 में, तो चांस मतलब देखो आपकी स्पीड कम है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर डिफरेंस और ज़्यादा क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा, आप ज़्यादा हवा को एक साथ बेसिकली डिसलोकेट कर दोगे एक बार में, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा, फोर्स भी बढ़ेगी। एज वेल एज वॉट दे डू इस सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास को भी जितना होता है इन्हें नीचे लाने की कोशिश करते हैं। फ़ायदा क्या होता है सेंटर ऑफ मास के नीचे आने से, लुढ़कने के चांसेस, मतलब ड्रिफ्ट रोल करने के या पलटा खाने के चांसेस काफ़ी मतलब गिर जाते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो आपने देखा होगा कि हम जब चाय वगैरह बनती है या फिर पानी वगैरह भरोगे ग्लास में या दूध, अगर बहुत ऊपर तक भरा हो ना, तो वो ज़्यादा चांस होता है गिरने का एज़ कम्पेयर टू नीचे तक भरा हो। आप बोलोगे ऑब्वियसली मतलब दूध अगर ऊपर तक है, पानी ऊपर तक है तो गिरेगा ही। मैं बोला अगर थोड़ा बाउंड्री के नीचे भी होगा ना वो पानी, फिर भी चांसेस गिरने ज़्यादा है। कारण ये है कि यदि आप इसे एक ग्लास माने, एक ग्लास यहाँ तक भरा हुआ है, एक ग्लास यहाँ तक भरा हुआ है, देखो बाउंड्री से ये दूर है पर अभी भी ये गिरने के चांस है। कारण जब सिर्फ इतना मास है ना, सेंटर ऑफ मास कुछ कुछ इधर, मतलब अगर हम एक मिनट भर दिया, भर के गलती कर दी, दिस इज़ आर सेंटर ऑफ मास समवेयर हेयर। वहीं पर हम इस वाले बड़े वाले केस की बात करें, इस वाले केस की बात करें, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ कुछ यहाँ आएगा। अब आप देख रहे हो जितना सेंटर ऑफ मास नीचे होता है ना, उतना चांसेस कम होता है किसी चीज़ के गिरने का, लुढ़कने का। अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर है तो दिक्कत आ जाती है। यही कुछ बेसिकली आपने देखा होगा बच्चों का है ना, छोटे बचपन में खिलौना आता था एक, कुछ कुछ ऐसा ऐसा करके ऐसा सब बना हुआ एक सिलेंडर सा बन के आता था, वो गिरता नहीं था, चाहे आप उसको ऐसे गिराओ कैसे गिराओ, वो हमेशा खड़ा रहता है वापस। रीज़न बाहर सबसे ज़्यादा इधर है, इस जगह पे बाहर ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं यहाँ रहता है, सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे है, इसका वो हर बार कोशिश करेगा कि वो ऊपर हो जाए। अब इसके पीछे का सीधा बेसिकली सिंपल अगर आप कहना चाहो उसकी रीज़न क्या होता है, रीज़न होता है कि ये सेंटर ऑफ मास अपने आप में सबसे नीचे रहना पसंद करता है हमेशा। मतलब जितना सेंटर ऑफ मास धरती के पास उतना स्टेबल, सीधा केस ये है, ठीक है। पर वहीं पर अगर हम बात करें, जब आप इसको टेढ़ा मेढ़ा करते थे तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर की तरफ खींच जाता था, मतलब खींच के जाता था, सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता था। लाइक आप क्या ऐसा बनता है ना वो, तो इधर था सेंटर ऑफ मास, तो ये आपकी हाइट आ गई सेंटर ऑफ मास की, इतनी दूरी पर है। जब आपने इसको टेढ़ा किया, कुछ चीज़ें मिटा दी जाएँ, आई होप बाकी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं अच्छे से। या थैंक यू। रुक जाओ, कुछ और चीज़ें भी मिटा दी जाएँ। वहीं पर जब आप इसको टेढ़ा कर दोगे तो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है, मास थोड़ी चेंज हो गया, मास की डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है, पर अभी डिस्टेंस आप देख सकते हो धरती का डिस्टेंस इंक्रीज़ कर चुका है इसके मुकाबले। इसके कारण वो हमेशा कोशिश करता था कि यार मैं इसे फिर से मतलब इसको इस स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ। आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट वॉट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब क्यों एरोडायनामिक्स और मास डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट रहता है चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो हम फाइनली मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काम आती हैं चीज़ें भी, पता होनी चाहिए एक इंजीनियर को। पर हम थोड़ा उस पर आते हैं कि हमें पढ़नी कैसे एरोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ मैं बता दूँ, लाइक थोड़ा आगे चलते हैं, या आपको सबसे बॉडी फोर्सेस को निकालना पड़ेगा। इसके अलावा इसी की वजह से तो मुझे पता नहीं क्यों प्रोफेसर ने ऐसा किया कि इस पॉइंट को इधर ला के रखा है, मैं इसको सेकंड पे रख देता। लाइक आपको फोर्सेस निकालनी है,
एज वेल एज आपको उनको बैलेंस करना है, तभी तो कोई चीज़ मूव कर पाएगी। लाइक आपने पढ़ा होगा फ्री बॉडी डायग्राम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री द बॉडी एंड मेक द डायग्राम, दैन रिट्रीव ऑल द फोर्सेज एंड देन बैलेंस दैम। दिस इज़ द वे वी हैव टू वर्क। हिंदी में कहना चाहे तो सबसे पहले तो आप जो भी आपका बॉडी है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसको अलग करें। उसके बाद में सारी फोर्सेस जो भी जितना भी उसके ऊपर जो है बल लग रहा है उस समय पर, सभी बलों को निकालें। उसके बाद में हर एक बल को आपस में बराबर करने की कोशिश करें। बराबर करने की कोशिश मतलब इसके लिए आपको थोड़ा लगेगा, आपका 11th 12th लगेगा, 11वीं 12वीं के थोड़ा ज्ञान लगने वाला है। आई थिंक 11th में पढ़ाया जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पॉइंट होगा, आपको फोर्सेस निकालनी है, फोर्सेस बैलेंस करनी है। अगला वो है कि आपको बेसिकली लुक अप ऑन एग्जैक्ट लुक अप टेबल्स एंड लेस एग्जैक्ट। सीधा सीधा अगर मैं समझाना चाहूँ इसका मतलब, तो वो है कि आपको ना टेबल्स को ज़्यादा रेफ़र करना है। रीज़न इज़ कि जब हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं ना, लेफ्ट फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली डायनामिक्स क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ना हम लोग काफ़ी कंट्रोल चीज़ों की बात करते हैं। लाइक हम प्लेटों के नज़दीक, मतलब फ्लैट प्लेट, अब प्लेट तो इतनी सी एक जगह से पड़ी है, ठीक है, प्लेट तो ये एक पड़ी है छोटी सी। अब ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है यार, पर हम लोग इतनी सी एरिया की बात करते हैं, कभी कंट्रोल्ड जगह की बात करते हैं। हमारा इतना कुछ खास लेना देना होता नहीं है कि हमें बहुत दूर तक बात करनी है, हमारा बड़ा कंट्रोल एरिया में बात होती है। पाइप की बात कर लेंगे, या फिर किसी चैनल की बात कर लेंगे, कैसे उसके अंदर से पानी निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, अलग अलग तरल पदार्थ निकल रहे हैं। तो ये सारा केस है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग काफ़ी कंट्रोल चीज़ों की बात करते हैं। पर वहीं पर अगर हम आ जाए एरोडाइनमिक्स के अंदर, ये एयर फॉयल हो गया हमारा, या फिर एक गाड़ी हो गई, या फिर स्फीयर हो गया। अब आप बोलोगे इसके अंदर फ़र्क क्या है यार? तो आपका ये लो, एक एयर फॉयल, ये ब्रह्मांड आपका बड़ा सा, बहुत सारे से फ्लूइड निकल रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लूइड ही फ्लूइड है चारों तरफ। अब आप बोलोगे यार ये तो प्लेट वाला की सीन हो गया इसके साथ। मैं कहूँगा आप गलत नहीं हैं, पर आप सही भी नहीं हैं। ऑब्वियसली प्लेट वाला सीन हुआ है इसके साथ, पर ये किस लेवल पर आप ये समझ पा रहे हैं? मतलब आपकी वहाँ प्लेट स्टेशनरी पड़ी थी, ये मूव कर रहा है ब्रो। ये चीज़ मूवमेंट कर रही है, ये जगह एक जगह रुकी नहीं हुई है, ये चीज़ मूव कर रही है, मतलब ये रिलेटिव स्पीड्स पर है। या वहाँ पर आपका फ्लूइड भी मोर और लेसली स्टैटिक है। स्टैटिक नहीं कहना चाहिए वैसे, उस फ्लूइड को भी मूव कर रहा है। बट अगर हम प्लेट के आसपास की बात करें, तो प्लेट के आसपास का फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा लो वेलोसिटी पे चल रहा है। वेलोसिटी डिफरेंस कुछ खास नहीं है दोनों के बीच का। पर यहाँ पर है, ये एयरफॉयल है। एयरफॉयल क्या होता है? एयरफॉयल आप कह सकते हो एक विशेष आकृति, आकृति नहीं कहना चाहिए, वेल मुझे नहीं पता, शेप को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ हिंदी में क्या कहेंगे प्रॉपर हिंदी में, बट आई थिंक आप शेप से समझ पा रहे होंगे। ये एक विशेष शेप है, एक स्पेशल शेप है ये काफ़ी। ये बनाई इसलिए जाती है ताकि आप हवा को बड़े आराम से काट पाएँ, मतलब मिनिमम फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि चलो वो मैं आगे बताता हूँ, दो प्रकार की फोर्सेस लगती हैं ना जो, वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि यार यहाँ पर ये एक हवाई जहाज़ का मतलब पार्ट है, ठीक है। एयरफॉयल जो है हवाई जहाज़ में, या फिर हेलीकॉप्टर्स में, या जहाँ भी विंग, जहाँ भी उड़ाना है किसी चीज़ को, वहाँ पर अक्सर लगाया जाता है। तो ये एक पार्ट है जो बहुत तेज़ उड़ने वाली चीज़ों में लगा हुआ है। एटलीस्ट इसके आसपास बहुत हाई वेलोसिटी रहती है आपके फ्लूइड की, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके आसपास हवा या तो बहुत तेज़ चल रही होती है, या तो ये बहुत तेज़ चल रहा होता है, कुछ एक चीज़ बड़ी तेज़ रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम विंटर की बात करें, तो उसमें अगर हम देखना चाहें हमारे यहाँ रिलेटिव, हमारे हिसाब से ये तो बेसिकली स्टैटिक होता है, एक ही जगह रुका रहता है। पर इसके आसपास हम हवा बहुत तेज़ रखते हैं उसके बाद में। और अगर हम ऐसे कह दें कि रियल लाइफ में, तो वहाँ पर हवा ठीक है, हवा अपनी रफ्तार पर है, पर ये बहुत तेज़ होती है। मतलब अभी रिलेटिव इन दोनों की वेलोसिटी अगर आप करेंगे ना, इन दोनों के हिसाब से, लेकिन मान लो आप और आपका एक दोस्त, अब आप 60 की स्पीड पे, आपका दोस्त है 160 की स्पीड पे, और मैं हूँ 180 पे। तो अगर देखा जाए तो आप और आपके दोस्त के बीच में बहुत तगड़ा गैप है स्पीड का, पर मेरे और आपके दोस्त के बीच में ज़्यादा नहीं है। इसे बोलते हैं रिलेटिव, यानी कि आपके अकॉर्डिंग। रिलेटिव का मतलब है आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल वैसे ही अगर आप एक पंखा, आप एक विंग है हवाई जहाज़ का, तो आपके अकॉर्डिंग, उस विंग के अकॉर्डिंग क्या स्पीड है उस हवा की,
और ये बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। तो इसीलिए इसमें क्या होता है ना कि आप छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप इतना कंसिडर करोगे ना इस एरिया को, जब तक आप लेट्स चेंज, जब तक इस एरिया को कंसिडर करोगे उतनी देर में ये विंग यहाँ आ जाएगा। अब आप यहाँ एरिया कंसिडर करो तो आप देखो कितने बड़े एरिया को एक बार में आपको कंसिडर करना पड़ रहा है। प्लेट में आप छोटे से एरिया को कंसिडर कर सकते हो पर इसमें नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ एरोडाइनमिक्स रहता है कि यार यहाँ पर आप बहुत छोटी जगहों को कंसिडर नहीं करते हो, आपके केस बहुत बड़े होते हैं, बहुत हैवी वैल्यूज़ के साथ आते हैं, तो आप बहुत एग्जैक्ट नहीं जा सकते चीज़ों को लेकर। ना ही आपको यहाँ पर शायद टेस्ट कर पाओगे कि एग्जैक्ट स्पीड क्या है, आइडिया लगेगा कि क्या स्पीड है, इसकी क्या स्पीड है, इस पार्ट की क्या स्पीड है, इस पार्ट की क्या स्पीड है, ये सब की सब ना आपस में चेंज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये विंग भी ऊपर से नीचे मूव करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द पायलट्स कमांड एज वेल एज, क्योंकि हवा कभी मतलब तूफान आएगा, कभी कुछ आएगा, तो स्पीड आपस में चेंज होती रहती है लगातार। पहले एक पायलट को लगातार इनपुट डालना पड़ता था ताकि वो जहाज़ की एक मिनिमम स्पीड को अटेन रख पाए लगातार, पर अब चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। अब कंप्यूटर ऐसे मिनिमम इनपुट्स को डालता है ताकि मेंटेन रहे चीज़ें, मेंटेनेंस का काम वो कर लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो आई होप आप समझोगे कि हमें लुकअप टेबल्स के ऊपर इतना ध्यान क्यों देना है। सीधी बात है, लुकअप टेबल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत एग्जैक्ट चीज़ों को नहीं कह सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत अप्रॉक्सीमेशन पे चलेंगे इसके अंदर, ऑल दो एग्जैक्ट उनका अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत हैवी कैलकुलेशन का होता है। तो आप सोच लो कि अगर वो एग्जैक्ट कर लेते तो किस लेवल की आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैंने बताया था कि आपको फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ती हैं, फोर्सेस निकालो, फोर्सेस बैलेंस करो, फिर लुकअप टेबल्स के ऊपर ध्यान दो। जो मतलब लुकअप टेबल, अच्छा लुकअप टेबल तो मैं बताया ही नहीं। लुकअप टेबल का मतलब हो गया कि पहले से हो चुका काम। बेसिकली आप आगे जाके चौथे पाँचवें लेक्चर के अंदर आप समझेंगे कि हम क्या करते हैं ना, हम लोग कंट्रोल्ड जगहों के ऊपर काम करते हैं। हम लोग एक पहले का कोई ऐसे एक एयरफॉइल बना लेते हैं, उसको विंड टनल नाम के एक बक्से में रख देते हैं। ठीक है, विंड टनल नाम के एक बक्से में रख देते हैं और फिर उसके ऊपर स्टडीज़ करते हैं। अब विंड टनल के अंदर जो है हम सीधा या डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक स्पीड क्या है, डेंसिटी क्या है, ऐसी चीज़ें हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। पर विंड टनल बहुत महंगी चीज़ है, छोटी सी भी बहुत, क्योंकि उसमें तकड़े इंजन लगते हैं, सेंसर अच्छे लगते हैं, और इतना बड़ा उसे नहीं बनाया जाता कि आप एक पूरा एयरप्लेन का जहाज़ उसके अंदर डाल दो, मतलब जहाज़ का पंख उसके अंदर डाल दो, पंखा बोलो पंख, तो ये मुश्किल होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसी को बेसिकली वो करते क्या, छोटा सा, मतलब जो जैसा आपको बनाया है बिल्कुल वैसा सेम, बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन, सब कुछ सेम, पर छोटा रूप बनाया जाता है पंख का, और फिर उसको विंटर में रख के टेस्ट किया जाता है। फिर उसके हिसाब से ना टेबल्स पे वैल्यू लिखी जाती हैं। इसके अलावा कभी कभार, बेसिकली हर बार तो इतनी हैवी कैलकुलेशन नहीं होती, पर कभी कभार कर भी ली जाती है इतनी हैवी कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कोशिश की जाती है कि एग्जैक्ट के आसपास चली जाए। तो उस टाइम पर हम काफ़ी जनरल की सिनेरियोज को बनाने की कोशिश की जाती है कि यार जनरल में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो पुराने कामों को और जो आप करना चाहते हो उस विंग को वहाँ पर लगा के छोटे मोटे टेस्ट करके कुछ वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, उनको नोट किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लुकअप टेबल्स। और फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है ये समझने के लिए कि ये किसी बड़ी चीज़ के ऊपर कैसे काम होगा। तो चलो है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा आखिरी पन्ना इस लेक्चर का, दैट इज़ आपके फ्लो वेरिएबल्स। देखो, अगर आपने फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा होगा, डायनेमिक्स बोल रहा हूँ, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, तो आपने अक्सर इन दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात की होगी, डैट इज़ योर वेलोसिटी एंड प्रेशर। आपने इसी के ऊपर ज़्यादा बात की होगी। पर जैसे हम एरोडायनेमिक्स के अंदर घुसते हैं तो हमें एक और चीज़ कंसीडर करनी पड़ती है, डैट इज़ योर डेंसिटी। देखो, इन दोनों को बेसिकली संभालने के लिए आज तक आपने क्या पढ़ा होगा, एनर्जी पढ़ ली होगी, मोमेंटम पढ़ लिया होगा, मास पढ़ लिया होगा, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें। एनर्जी भी आपने तब पढ़ी होगी जब आपने बर्नौली पढ़ा होगा, अदरवाइज़ आपने देखो एनर्जी भी इतनी यूज़ नहीं होती इन दोनों को संभालने के लिए। क्या यूज़ किया जाता है, मास एंड मोमेंटम, सिर्फ इन्हीं दो के हिसाब से आप बड़े आराम से प्रेशर और वेलोसिटी से बात कर पाते हो। पर जैसे ही हम आते हैं एरोडायनेमिक्स के अंदर तो हमें एक चीज़ बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है, डैट इज़ डेंसिटी। आपको एक चीज़ बता दूं कि एयरप्लेन जो होते हैं ना, वो इतनी ऊंचाई पे उड़ाए इसलिए जाते हैं ताकि लो डेंस एयर में हम उससे ऑपरेट कर पाएँ। लो डेंस एयर का फ़ायदा बस इतना हो जाता है कि यार आपका जो जहाज़ है ना, उसको हवा का इतना, आप कह सकते हो हवा काटना आसान हो जाता है, मतलब सस्ता पड़ जाता है जब आप लो डेंस में घुमाते हो, क्योंकि हवा इतनी है, डेंसिटी कम है। इसका मतलब क्या है, हवा में पार्टिकल्स कम है, एक वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स कम है, हवा मतलब उनके बीच में गैप ज़्यादा है, तो कंपेरेटिवली उनको काटना आसान हो जाता है। मतलब
जगह मिल जाती है। देखो पार्टिकल्स होता क्या है कि जहाज़ है यहाँ से पार्टिकल आके इसके ऊपर टकरा रहे हैं, वही उसी फोर्स को तो हमें टैकल करना पड़ता है। अब पार्टिकल ही घट गए तो फोर्स भी घट गई ऑटोमेटिकली। तो अब आपके इंजन को कम काम करना पड़ता है नियमित दूरी के लिए। बस इतना होता है तो सस्ता पड़ जाता है, फ्यूल कम लगता है कुल मिला के। तो इसलिए ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जाया जाता है। और ऑब्वियसली अब डेंसिटी चेंज हुई तो हमें डेंसिटी समझनी पड़ेगी हमें, मतलब जहाज़ को हाई डेंसिटी में भी भाई लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यूज़ तो करना पड़ेगा, तो हाई डेंसिटी के हिसाब से तैयार करानी पड़ेगी और लो के हिसाब से भी करानी पड़ेगी। तो डेंसिटी ध्यान रखनी पड़ती है। पर जैसे ही आप डेंसिटी को जोड़ते हो, डेंसिटी को अब मतलब इन दोनों के साथ डेंसिटी भी आपको कंसीडर करनी पड़ती है, तो आप डालते हो एनर्जी का यूज़, आप मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर आते हो। पर जैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर आते हो ना, सडनली आपके पास दो और नटखट आ जाते हैं वेरिएबल्स जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ता है, डैट इज़ योर टेम्परेचर एंड द इंटरनल एनर्जी। और ऑब्वियसली जब ये दो और आ गए हैं नमूने, तो अब आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड परफेक्ट गैस की इक्वेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि आपको इन दोनों को टैकल करने के लिए इन दोनों को बुलाना पड़ता है, इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है एज बेस्ट। अब आप बोलो कि यार डेंसिटी का नाम है प्रेशर इंटरनल, ये क्यों मतलब ध्यान रखना पड़ रहा है। वेल आगे आके वैसे इसके हम ढंग से काम कर सकते हैं, पर अगर आप यहाँ देख पाएँ गर्मी, यानी कि जब आप अपना जहाज़ उड़ा रहे हैं, ये चल रहा है आपका जहाज़, ठीक है, और इसी जहाज़ के ऊपर जो हवा ऐसे आके ऐसे टकरा रही है, हवा ऐसे आके ऐसे टकरा रही है, तो होता क्या है ना कि जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा टकरा रहे हैं उस जगह पर गर्मी बननी शुरू हो जाती है। गर्मी क्यों बन रही है, ऑब्वियसली यार अब पार्टिकल उठा के टकरा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। अब वो एनर्जी चेंज हो रही है तो कुछ चीज़ तो या तो टेम्परेचर तो घट रहा होगा तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि एनर्जी सेम तो है नहीं, एनर्जी कहीं नेवर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो ये प्रूव हो चुका है कि गलत है at a larger scale, but at a smaller scale or at the human scale it is still valid। तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो होता क्या है कि यार एनर्जी तो कंजर्व्ड है, अब एनर्जी कंजर्व है तो कहीं ना कहीं से कुछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर जहाज़ का निचला हिस्सा अक्सर गर्म हो जाता है उड़ते हुए और ऊपर ऐसे ठंडा रहता है कंपेरेटिवली। तो उन सभी कारण आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स हैव अ रिवीजन। सबसे पहले एरोडायनेमिक्स क्या है, हवा के अंदर मूवमेंट उसको स्टडी करना, हमें एयर ही की स्टडी करनी, क्योंकि हम दो ही प्रकार के तरल पदार्थ का अक्सर सामना करते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है वैसे, तो फ़र्क इतना है कि पानी इनकम्प्रेसिबिलिटी दिखाता है और बोइंसी दिखाता है, जो एयर नहीं करती है, ठीक है। तब एरोडायनेमिक्स से कहाँ कहाँ फ़ायदे, एरोडायनेमिक्स की बहुत इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ होता है, रॉकेट्स के अंदर यूज़ होता है, एज वेल एज स्पोर्ट्समैन भी यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी में यूज़ हो जाता है। और ऑब्वियसली स्पेस, यहाँ तो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग एरोडायनेमिक्स पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अब अगर आपको कभी पढ़नी है तो आप मतलब कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब क्या आपको ध्यान रखना है किस किस चीज़ों का, तो आपको ध्यान रखना है बॉडी फोर्सेस आपको निकालनी होंगी, फिर आपको बॉडी फोर्सेस बैलेंस करनी होती हैं। इसके अलावा लुकअप टेबल्स का इस्तेमाल करना होता है क्योंकि एक से जाना बहुत मुश्किल है। एज़ वेल एज़ आपको वेरिएबल्स का ध्यान रखना होता है। आपके वेरिएबल्स कौन से हैं, वेल अक्सर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर दो ही प्रकार के वेरिएबल्स हम पकड़ते हैं, डेट इज प्रेशर एंड वेलोसिटी, बट एरोडायनेमिक्स के अंदर हम डेंसिटी भी कंसीडर करते हैं, और डेंसिटी कंसीडर करती है हमें बस दो नमूने और पहुंच जाते हैं, डेट इज टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। हमें इन सबको बेसिकली रखना पड़ता है दिमाग में कैसे यूज़ होना है। अब हम इक्वेशंस कौन सी यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, conservation of energy, equation of state, and perfect gas equation. Well, thank you very much for listening. Have a nice day.